Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। इसके ऑलरेडी थ्योरी और सारे न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए। आज का है लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए तो उन सबको हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही टॉपिक वाइज तो मैंने सॉल्व करवा के दिए, लेकिन सारे न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज के एक जगह पे वापस हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर 18 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फिश जनरली नीड्स O2 concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो हमें पता है जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो क्या कर सकते हैं, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है तभी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पज़। तो अगर फिश को पानी में ज़िंदा रहना है तो एटलीस्ट कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, इतना उन्होंने दिया है। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबोव द वाटर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। मतलब क्या है, एक पॉन्ड है या फिर एक सी है जिसमें क्या है फिशेस प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है जो ऑक्सीजन है उसका उन्होंने दिया है कितना है, 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। हमें क्या पूछा गया है, ये जो सरफेस है, ये जो अबोव वाटर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ओके, और उन्होंने दिया हुआ है सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वट एट 1 एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर इज 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं, जो दिया हुआ है गिवन है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, उन्होंने दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड फॉर फिश, कितना दिया है वो, 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इसे ग्राम में करना हो तो क्या होगा, 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ओके, उसके बाद क्या दी है, सोल्युबिलिटी दी ऑफ ऑक्सीजन, कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। प्रेशर भी दिया है, कितना है, यहाँ पे दिया है 1 ATM। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर, P फाइंड आउट करना है हमें। ओके, दिया हुआ ये है और फाइंड आउट करना है P। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो प्रेशर है हमें एटमॉस्फेयर में यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार। तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया है। तो क्या करना है हमें, हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड आउट P, सोल्युबिलिटी अपॉन KH। यहाँ पे KH क्या है, KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हमें पता था हेनरीज लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर अबव द गैस। तो ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था प्रेशर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कट करने के लिए कांस्टेंट लिया, उसे क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। ये फार्मूला एक्चुअली ऐसे रीअरेंज किया तो ऐसा मिलेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है, इसलिए रीअरेंज। अभी हमारे पास सोल्युबिलिटी है
लेकिन सोल्युबिलिटी किसकी है? ऑक्सीजन की है। हमें क्या चाहिए? सोल्युबिलिटी। ये जो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी दी है ये एक्चुअल वाटर की सोल्युबिलिटी है। हमें फाइंड आउट करना है कि फ़िश के लिए कितनी सोल्युबिलिटी की ज़रूरत है। तो हमें एस भी फाइंड आउट करना है और हमें के एच भी फाइंड आउट करना है। तो के एच फाइंड आउट करने के लिए भी यही फार्मूला है, लेकिन दूसरे वैल्यू यूज़ करके हम क्या करेंगे? पहले के एच को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखो, सो सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू के एच पी। तो के एच क्या हो जाएगा? सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी कितनी दी है? 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। और प्रेशर कितना दिया है? 1.013 बार। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे, एक तो लॉग टेबल से सॉल्व करो या फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। लॉग टेबल से कैसे होगा? 10⁻³ क्या हो जाएगा? बाहर आएगा -3 लॉग ऑफ 2.2 माइनस लॉग ऑफ 1.013 और दोनों को लॉग निकालो, फिर क्या करो? एंटी लॉग ले लो। तो इसे करके आप लोगों का कैलकुलेशन कर सकते हो लॉगरिथम यूज़ करके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2.17 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर बार। तो मैं ये साइन निकाल देती हूँ, मोल पर लीटर पर बार। तो ये क्या हो गया? के एच हो गया। ये हो गई स्टैंडर्ड वैल्यू के एच की। क्या है? जब पार्शियल प्रेशर कितना होगा? सीयर सीधा न्यूमेरिकल। जब पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक, जिसे हमने बार में कन्वर्ट किया, तब सोल्युबिलिटी कितनी होती है? 2.2 इंटू 10⁻³ तो उसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना आया? 2.17 इंटू 10⁻³ लेकिन उन्होंने दिया हुआ कितना है? 3.8 मिलीग्राम पर लीटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिश। मतलब 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। लेकिन हमें ये ग्राम में नहीं चाहिए, हमें ये मोल में चाहिए। तो ग्राम से मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था? मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। याद है? हमने 11th में ये पढ़ा है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो हमें किसके लिए निकालना है? किसके मोल निकालने हैं? ऑक्सीजन की। ये जो 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर है, इसे हमें मोल में चाहिए। तो मास गिवन कितना है? 3.8 इंटू 10⁻³ एंड मोलर मास कितना होता है O2 का? एक ऑक्सीजन का होगा 16, तो 2 का कितना होगा? 32। तो कितने मोल्स प्रेजेंट, मतलब कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द फिश? फिश के लिए रिक्वायरमेंट है 1.19 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर की ज़रूरत है। ये समझ में आया है? सबसे पहले हमने क्या किया? जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी थी उसके हिसाब से स्टैंडर्ड के एच निकाल लिया। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी? एक्चुअल जो सोल्युबिलिटी है कितनी है ऑक्सीजन की, जब क्या होगा? वाटर के अबोव टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा, तब उसकी सोल्युबिलिटी कितनी होती है? 2.17, सॉरी, उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना होता है? 2.17 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर बार। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि जो फिश होते हैं उनके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर है। लेकिन हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें मोल पर लीटर चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया? मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास से हमने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए। तो मोल कितने आए? 1.19 इंटू 10⁻⁴। मतलब अगर फिश को सर्वाइव करना है वाटर में तो कितने मोल प्रेजेंट होने चाहिए ऑक्सीजन के? 1.19 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। 1 लीटर वाटर में इतने प्रेजेंट होने चाहिए।
अभी हमारे पास ये वैल्यू है, केएच वैल्यू। अभी हमें क्या निकालनी है, सोल्यूबिलिटी। तो अभी सोल्यूबिलिटी हमें फ़िश के लिए निकालनी है। तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू पी। हमें सोल्यूबिलिटी नहीं, सॉरी, पार्शियल प्रेशर निकालना है। सो पी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी अपॉन केएच। तो सोल्यूबिलिटी कितनी आई थी हमारी, 1.19 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या था, मोल पर लीटर। और केएच की वैल्यू कितनी आई थी, केएच की वैल्यू थी 2.17 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर बार। तो ये लीटर लीटर कैंसिल होगा, बार बार मोल मोल कैंसिल होगा, बार ऊपर चला जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो इसका आंसर होगा 0.0548 और ये बार नीचे था, ऊपर चला जाएगा तो बार। तो जो फिश है उनको सरवाइव करने के लिए जब 3.8 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तब उस ऑक्सीजन पे कितना प्रेशर होगा, 0.0548 बार इतना प्रेशर होगा। तो ऐसे से सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल बड़ा है, 4 या 5 मार्क के लिए आ सकता है। सेकंड, a mixture of benzene and toluene contain 30% biomass of toluene। 30% बायोमास मतलब टोटल अगर 100% है तो उसमें से 30 क्या होगा, टोल्यून होगा, और रिमेनिंग क्या होगा, बेंजीन होगा। क्योंकि ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन दोनों क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके। तो एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यून इज गिवन, इट इज़ 36.7 mmHg। तो 30 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर दिया है किसका, टोल्यून का। एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन ऑल्सो गिवन 118.2 mmHg। हमें क्या करना है, एज्यूमिंग टू लिक्विड्स आर आइडियल, दोनों आइडियल है ऐसे समझना है। आइडियल और नॉन आइडियल दो टाइप के हमने सॉल्यूशन देखे इस चैप्टर में। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट अबोव द सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारे पास दिया है वो पहले लिख देते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है मास परसेंट ऑफ टोल्यून दिया है, परसेंटेज में दिया है ना, ऑफ टोल्यून कितना है, 30% वेट बाय वेट। ओके। वेपर प्रेशर दिया है P01 फॉर टोल्यून, दोनों का दिया है। पहले टोल्यून का लिख लेते हैं, कितना दिया है, 36.7 mmHg। एंड वेपर प्रेशर सेकंड का भी दिया है P02 फॉर बेंजीन, बेंजीन का भी दिया है, कितना दिया है, फॉर बेंजीन 118.2 mmHg। ओके। ये तीन चीज़ें हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून, जिसे P1 कहेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जिसे P2 कहेंगे हम, एंड इसके साथ हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर मतलब P1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर। ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके। तो चलो देखते हैं कैसे। न्यूमेरिकल समझ में आया है कि दो क्या है, दो केमिकल का क्या है, यहाँ पे मिक्सचर है। इसमें से एक केमिकल क्या है, बेंजीन है, दूसरा केमिकल क्या है, टोल्यून है। दोनों का क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है, और दोनों में से एक का क्या दिया है, परसेंट दिया है, और बोला ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। दोनों का मिक्सचर क्या है,
आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, फॉर्म करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है द पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोटल प्रेशर। ये दोनों आ जाएंगे तो इन दोनों की हम क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें P1 निकालना है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए P01 जो कि हमें पता है। इसके साथ हमें और एक फैक्टर पता होना चाहिए, दैट इज़ zeta1, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए किसका, बेंजीन का भी और टोल्यून का भी। और P2 अगर पता होना चाहिए तो P02 एंड zeta2, मतलब यहाँ पे भी हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो चलो देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे 11th में हो चुका है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेक्चर नंबर 2, वो भी देख सकते हो आप लोग। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें मोलर मास की। तो मोलर मास हमें चाहिए टोल्यून का। टोल्यून का फॉर्मूला होगा C7H8। ओके, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये 6 कार्बन, ये एक 7, तो 7 3 4 5 6 7 8 8। ओके, तो चलो 7 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 92 ग्राम पर मोल। ओके, सेकंड है बेंजीन C6H6। तो ये हो गया 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो इसका आएगा 78 ग्राम पर मोल। अभी मोलर मास कैसे निकालते, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सबको आता है, ओरली भी कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत भी नहीं। ओके, अभी हमारे पास हमें क्या निकालने, मोल निकालने। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास है हमारे पास, मास गिवन नहीं है, तो हम सेकंड देखेंगे मास। तो मास क्या कहा था उन्होंने कहा था जो टोल्यून होगा C7H8 वो क्या क्या है, 30% है। 30% मतलब अगर पूरा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम 100 मान ले तो ये कितना होगा, 30। तो अगर इसे मैंने 30 ग्राम कंसिडर किया तो C6H6 मतलब बेंजीन कितना होगा, 70 ग्राम। दोनों की एडिशन कितनी होगी, क्या करना है, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये। तो चलो दोनों का मास भी पता है, दोनों का मोलर मास भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, मास गिवन अपॉन, तो पहले हम निकालेंगे C7H8 के लिए, तो इसे हम कहेंगे Na, फर्स्ट है नहीं, मास गिवन अपॉन, मास गिवन है 30, मोलर मास है 92, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.326 मोल। ओके, अभी हम निकालेंगे C6H6 के लिए, जिसे हम क्या कहेंगे, NB। ये था 70 डिवाइड बाय 78, तो ये होगा ऑलमोस्ट 0.897 मोल। तो चलो मोल मिल गए, अभी हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें निकालना है फॉर C7H8 के लिए, मतलब बेंजीन के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यून अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यून प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे इसके कितने थे, 0.326 अपॉन 0.326 प्लस 0.897
तो इसे जब परफॉर्म करोगे तो आएगा 0.326, इन दोनों की एडिशन होगी 1.223 और ये आंसर कितना होगा 0.2666। तो जो मोल फ्रैक्शन है फॉर द टोल्यून वो कितना होगा, इतना होगा। सेम निकालना है हमें फॉर C6H6 बेंजीन के लिए, सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे होगा 0.897। अभी यहाँ पे हमने टोल्यून का था तो टोल्यून का यूज़ किया, यहाँ पे बेंजीन का यूज़ करना पड़ेगा अपॉन दोनों की एडिशन। तो इसका आंसर होगा 0.7334। तो इसका भी आंसर मिल गया। ओके, दोनों मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसे पुट करना है हमारे ओरिजिनल जो फार्मूला था जहाँ पे हमें P1 P2 कैलकुलेट करने थे वहाँ पे, और क्या करना है कैलकुलेट। तो अभी हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या है फॉर टोल्यून के लिए, P1 इज इक्वल टू P01 zeta1। तो P01 कितना था 36.7 इज गिवन एंड zeta1 था 0.2666। तो ये हो गया 9.78 mmHg। P2 ये किसके लिए, टोल्यून के लिए, ये किसके लिए बेंजीन के लिए, इज इक्वल टू P02 zeta2। P02 कितना था 118.2, इट इज़ गिवन इन न्यूमेरिकल, और ये अभी हमने कैलकुलेट कितना था 0.7334। तो ये होगा 86.7 mmHg। तो दोनों मिल गए हमें। द पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून इज 9.78 mmHg एंड द partial pressure of the benzene is 86.7 mmHg। तो टोटल प्रेशर निकालना है हमें, टोटल प्रेशर भी पूछा है। टोटल प्रेशर इज P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन इन दोनों के अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं है। 9.78 प्लस 86.7, जब दोनों की एडिशन करोगे तो ये होगा 96.5 mmH। तो ये क्या है फाइनल आंसर। तो हमें जो 3 आंसर चाहिए तो वो मिल चुके हैं। हमें पूछा गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, तो पहला कंस्टिट्यूएंट था टोल्यून, उसका पार्शियल प्रेशर है 9.78। दूसरा कंस्टिट्यूएंट था बेंजीन, उसका पार्शियल प्रेशर है 86.7, और टोटल प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, कितना होगा 96.5 mmHg। ये भी एक बड़ा न्यूमेरिकल है, 4 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट वन, थर्ड न्यूमेरिकल इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या क्या दिया है हमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर वाटर का कितना है वो दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जिसे हम एज्यूम करेंगे P01 कितना है वो 17 mmHg। ओके, तो दिया है 17 mmHg। उसके साथ क्या दिया है, मास ऑफ यूरिया। इसे हम क्या करेंगे, वेट पकड़ेंगे W2 कितना है 2.8 ग्राम। मास ऑफ वाटर भी दिया है, इसे हम एज्यूम करेंगे एज अ W1 और वो कितना है 50 ग्राम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसे हम P कहते हैं वो कितना होगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू
W2 M1 M2 W1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये क्वांटिटी। तो P01 पता है हमें, यस पता है, P01 पता है, W2 पता है, W1 पता है, M1 M2 क्या है, M1 एंड M2 आर द मोलर मास। अब जब आप दो केमिकल को एज्यूम करोगे तो एज्यूम करते वक्त एकदम सावधानी से एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाटर था, तो M1 किसका होगा, मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, और M2 का मतलब होगा मोलर मास ऑफ यूरिया। अगर आपको दोनों के मोलर मास पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर का और यूरिया का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो यहीं पे कर रही हूँ मैं, वाटर और यूरिया का मोलर मास। देखो यूरिया का फॉर्मूला भी पता होना ज़रूरी है उसके लिए। तो पहले हम करेंगे फॉर वाटर। वाटर का फार्मूला सबको पता है, H2O, और मैंने बताया था आप लोग को H2O का 18 होता है, याद रखना है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 + 16, तो ये हो गया मोलर मास 18 वाटर के लिए। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। तो क्या है, 2 टाइम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। ओके, तो वैल्यू अभी हमें यहाँ पे यूज़ करने। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू भी है और हमारे पास फार्मूला भी है। तो चलो वैल्यू पुट करते। ये था 17, P1 हमें फाइंड आउट करना है, ये भी है 17। W2 कितना था हमारा, 2.8, M1 है 18, M2 है 60, और ये कितना था 50। ओके, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 71/17। तो ये कितना होगा, ये होगा 0.0168। लॉग टेबल यूज़ करो या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 17 इस साइड में था, तो यहाँ से मैं इसे हटा रही हूँ, इस साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 17 - P1 = क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 0.2856। सो P1 = 17 - 0.2856, तो ये हो जाएगा 16.71 mmHg। तो जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, ये P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, 16.71 mmHg, उसे हमें कैलकुलेट करना था। सी न्यूमेरिकल क्या दिया था, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो 2.8 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम ऑफ वाटर जब प्रेजेंट होता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, 16.71 mmHg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ वन, a solution of citric acid having formula C6H8O7 in 50 gram of acetic acid has a boiling point elevation of 1.76 Kelvin if Kb for the acetic acid, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट 3.07 केल्विन kg/mol, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो क्या क्या दिया है, पहले हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा TB, कितना दिया है, 1.76 केल्विन। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, उसके बाद हमें क्या दिया है,
Kb दिया है फॉर एसिटिक एसिड 3.07 केल्विन kg पर मोल, ये उसका यूनिट है। हमें मास दिया है एसिटिक एसिड का, मास एसिटिक एसिड का दिया है, कितना है 50 ग्राम। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास पहला फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। ओके, तो ये स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, तो हमें m फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं अभी कट कर देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा m के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन के बी। छोटा सा न्यूमेरिकल ये 2 मार्क का, ये था 1.76 और ये कितना था 3.07 के बी दिया था ना, कितना था 3.07। दोनों का अगर कैलकुलेशन करोगे तो हमें मिलेगा 0.573 मोल पर केजी। तो ये हो गया आंसर। मोलैरिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की, 0.573 मोलर, ये है इसका आंसर। तो ये छोटा न्यूमेरिकल था, 2 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है 5th वन, अ 5% एक्वेस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मोलर मास भी दिया है 342 ग्राम पर मोल, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वेस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें 2 अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं, 2 अलग अलग के लिए पूछा है। तो मैं यहाँ से अभी पार्टीशन बनाती हूँ। इस साइड में होगा हमारा केन शुगर, पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है, और दूसरे साइड में होगा हमारा ग्लूकोज। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बाद में देखते हैं, पहले जो दिया है वो लिख लेते। सबसे पहले दिया है यहाँ पे जो केन शुगर है उसके लिए देखते, 5% बाय मास दिया है, मतलब केन शुगर का मास जिसे हम W2 मानेंगे, ऑलवेज सोल्यूट को W2 माना जाता है, सॉल्वेंट को W1। तो ये होगा 5 ग्राम, वेट बाय वेट है तो सॉल्वेंट कितना होगा 95, दोनों मिलके 100 होने चाहिए। यहाँ पे भी वैसे ही है, W2 कितना है ग्लूकोज 5 ग्राम, और W1 मतलब उसमें जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वो कितना होगा 95 ग्राम। तो यहाँ पे मैं डैश लगा देती हूँ ताकि दोनों आइडेंटिफाई हो जाए। ओके, इस साइड में क्या दिया है, अभी मोलर मास दिया है, जिसे हम क्या कहेंगे, मोलर मास दिया है जिसे हम M2 कहेंगे, कितना होगा वो 342। यहाँ पे मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए, ये क्या होगा M2 डैश। तो ग्लूकोज का क्या होता है फार्मूला, C6H12O6, तो 6 इंटू 12 इंटू 1 6 इंटू 16, सबको एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, जिसे M2 डैश कहा गया। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, पे क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है,
फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं TF से। तो TF दिया है किसके लिए, केन शुगर के लिए दिया है 271 केल्विन, और हमें यहाँ का TF क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें फार्मूला जो यूज़ करना है उसमें हमें यूज़ करना है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। तो T0F कितना होता है, हमेशा क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन, और TF पे 271 केल्विन। तो T0F कितना हो जाएगा आपका 2.15 केल्विन। तो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो डेल्टा TF जो है वो ऐसे आएगा। हमें जो फार्मूला यूज़ करना है तो उसमें डेल्टा TF चाहिए हमें। तो हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट एट द 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 273.15 केल्विन, उसमें से जो TF है माइनस किया तो हमें क्या मिला, डेल्टा TF। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम TF को फाइंड आउट करेंगे और फिर डेल्टा TF को फाइंड आउट करेंगे। ओके, बाय सेम प्रोसेस। ओके, तो हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अभी डेल्टा TF डायरेक्ट लिख रही हूँ, कितना है 2.15 केल्विन। ओके, इसे मिटा देती हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे इन सबको डैश कहेंगे हम, ये भी क्या होगा M2 डैश, यहाँ पे कहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू 1000 डेल्टा TF W2 अपॉन डेल्टा TF नहीं, यहाँ पे KF है, KF अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो यहाँ M2 क्या है, M2 इज़ द मोलर मास। KF को क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, उससे KF था। उसके बाद है W2 इज़ द वेट ऑफ द सोल्यूट। डेल्टा TF क्या होगा, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और W1 क्या होगा, द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सेम फार्मूला हम अगर हम इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, M2 डैश इज इक्वल टू 1000, KF तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो सेम ही होता है, W2 डैश अपॉन डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश। तो अगर इन दोनों फार्मूलों में देखोगे तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है दोनों जगह पे। अगर ये फार्मूला इन दो टर्म के लिए हम कन्वर्ट कर लिए तो क्या होगा, 1000 KF इज इक्वल टू क्या होगा, M2 डेल्टा TF W1 अपॉन W2, इधर भी वही होगा 1000 KF M2 डैश डेल्टा TF डैश W1 डैश अपॉन W2 डैश। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं साथ, ये साइड सेम है दोनों की, तो ये साइड भी क्या हो सकती है, सेम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया M2 डैश डेल्टा TF डैश W1 डैश अपॉन W2 डैश। तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यू पता है, यस सारे वैल्यू हमें पता है, सिर्फ क्या करना है, अभी वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेट करना है। M2 था हमारा कितना था 342, डेल्टा TF था 2.15, W1 था हमारा 95 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे M2 था 180, डेल्टा TF डैश हमें तो फाइंड आउट करना है। W1 था हमारा 95 और W1 था 5, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से कैंसल। सो डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 342 इंटू 2.15 डिवाइड बाय 180। तो इतना कैलकुलेशन करके हमें आंसर जो मिलेगा
वो आंसर क्या होगा। तो इसे आप लॉग टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आंसर होगा 4.085 केल्विन। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टी एफ डैश फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये है, तो हम टी एफ डैश जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टी एफ ज़ीरो माइनस क्या है, डेल्टा टी एफ डैश 273.15 माइनस 4.085। तो ये आंसर आएगा 269.065 केल्विन। तो जब दो कंडीशन देते हैं तो दोनों को लिख लेना है साइमल्टेनियसली, दोनों को इक्वल करना है और दोनों को क्या करना है, दोनों के फार्मूले को जोड़ लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे के एफ फाइंड आउट करते और फिर वो के एफ की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके वापस कैलकुलेशन, डबल कैलकुलेशन करना पड़ता। तो दोनों क्या है, सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 269.065 केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 6, a 0.1 molar solution of K2SO4 in water has freezing point of minus 4.3 degrees Celsius. What is value of Van't Hoff factor if Kf for the water is 1.86 Kelvin kg per mole? तो चलो क्या क्या दिया है वो सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन इज द मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कितनी, 0.1 m फॉर K2SO4, दिस इज गिवन। उसके साथ और क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, टी एफ कहते हैं। वो कितना है, -4.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या दिया है, के एफ इज़ गिवन, इट इज़ 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और हमें क्या पूछा गया है, वैंट ऑफ फैक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल आई, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें डेल्टा टी एफ की ज़रूरत है। तो डेल्टा टी एफ को कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ओके, तो टी नॉट एफ क्या लिया जाता है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज टेकन 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में होता तो हम क्या लेते, 273.15, लेकिन यहाँ पे डिग्री में है तो 0 डिग्री माइनस ऑफ -4.3, तो ये क्या हो गया, 4.3 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ कितना है, 4.3 डिग्री सेल्सियस, 4.3 डिग्री सेल्सियस। तो चलो फॉर्मूला कौन सा है वो देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है आई। तो फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू स्मॉल एम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलैरिटी। तो डेल्टा टी एफ था 4.3, हमारा के एफ दिया है 1.86 और मोलैरिटी थी 0.1। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे, लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो पॉइंट को शिफ्ट करके, तो ये आएगा 23.1। तो यहाँ पे सारी यूनिट जो होती है कैंसिल हो जाते हैं। देखो कैसे, इसे यूनिट था डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट था केल्विन केजी पर मोल, और मोलैरिटी का यूनिट क्या था, मोल मतलब मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ पे 4.3 डिग्री सेल्सियस यूज़ करें या 4.3 केल्विन यूज़ करें, जो क्या होता है, डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे केल्विन लिखा तो भी चलेगा। तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो गए, ये केजी है, ये पर केजी है, ये पर मोल है, ये मोल है, सारे कैंसिल हो गए। तो यूनिट क्या होगा, कोई भी यूनिट इसे नहीं आ सकता।
आप जो डिफरेंस होता है डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी बी, वो 4.3 डिग्री सेल्सियस ले लो या 4.3 केल्विन ले लो, डिफरेंस क्या होगा, हमेशा डिफरेंस है दोनों का, डिग्री सेल्सियस का ले लो या केल्विन का ले लो, तो डिफरेंस हमेशा उतना ही रहता है। तो 4.3 डिग्री सेल्सियस के लो या 4.3 केल्विन के लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहिए तो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा 23.1। तो जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर होगा फॉर K2SO4 इट इज़ 23.1। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। न्यूमेरिकल है 7 नंबर। 0.15 molar aqueous solution of KCl freezes at -0.510 degree Celsius. Calculate I, that is Van't Hoff factor, and the osmotic pressure जिसे पाई से डिनोट करते हैं at 0 degree Celsius, assuming volume of solution equal to that of water. तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले मोलरिटी दी सोल्यूशन की 0.15 मोलर, जिसे N2 भी लिख सकते हैं, मोलरिटी कितनी होगी 0.15 मोल्स होंगे। TF दिया है -0.510 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, उसे 273 केल्विन भी एज्यूम कर सकते हैं। आई फाइंड आउट करना है, पाई फाइंड आउट करना है फॉर सोल्यूशन, और यहाँ पे बोला है सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल में होगा, वाटर के इक्वल में होगा। तो वाटर कितना होगा 1 DFQ, क्योंकि मोलरिटी दी है, तो यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना एज्यूम करेंगे हम 1 DMQ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 फार्मूले यूज़ करने हैं। देखो कौन से। सबसे पहले हमें फार्मूला यूज़ करना है डेल्टा TF 0 इज इक्वल टू KFM। सेकंड फार्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पे I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट। थर्ड फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, वो होगा पाई इज इक्वल टू MRT, और M को हम N2/V भी लिखते, वो क्या है मोलैलिटी है, तो ये क्या होगा ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते। और फोर्थ हमें कैलकुलेट करना I इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई नॉट। तो यहाँ पे हमें पाई कैलकुलेट करना, I की वैल्यू तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए। तो हमें ये 4 फार्मूले यूज़ करने। सबसे पहले समझ लो कि ये 4 फार्मूले यूज़ क्यों करने हमें। तो सबसे पहला फार्मूला यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा TF नॉट। तो ये यूज़ करेंगे, तो ये हम क्या कैलकुलेट कर सकते दिए हुए वैल्यूज से। तो हमें क्या मिलेगा I, तो पहली वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी वेंट ऑफ फैक्टर। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये एक्चुअल पाई नहीं है, ये एक्चुअल पाई 0 है, तो सेकंड हम पाई 0 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें अगर पाई कैलकुलेट करना है तो हमें पाई 0 की ज़रूरत है। I तो अभी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन पाई 0, तो पाई 0 के लिए फॉर्मूला होगा MRT इज इक्वल टू N2/V RT। और यहाँ पे दोनों जगह पे I के लिए मैंने अलग अलग फार्मूला लिखा है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब दोनों का रेशियो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसे अगर कहेंगे डेल्टा TF, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या हो जाएगी डेल्टा TF 0। वैसे ही अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा पाई 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे यही दो फार्मूले यूज़ कर लिए, दिस वन यहाँ पे और दिस वन यहाँ पे। तो इन दोनों फार्मूले हमें यूज़ करके क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा TF, उसके बाद डेल्टा TF 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर I कैलकुलेट करेंगे, फिर पाई 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर पाई 0 I की वैल्यू यहाँ पुट करके पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है डेल्टा TF नॉट माइनस TF। तो ये था 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, और ये था फ्रीजिंग पॉइंट -0.510। तो ये क्या आएगा, डिफरेंस कितना होगा 0.510 डिग्री सेल्सियस कहो या केल्विन कहो, डिफरेंस दोनों में भी सेम ही होता है, चाहे तो करके देख सकते हो। फिर हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा TF 0। तो इसके लिए KF इंटू M। तो KF एक क्या होता है, एक कांस्टेंट है फॉर वाटर, इट्स वैल्यू इज़ 1.86 किलो केल्विन kg पर मोल। तो ये वैल्यू क्या है फिक्स है, तो ये वैल्यू ये डाली।
और उसे मोलैरिटी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आया, डेल्टा टी एफ 0.279 केल्विन। अभी हमें थर्ड फार्मूला यूज़ करके आई फाइंड आउट करना, आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ से ली और ये वैल्यू यहाँ से ली, तो आई कितना आया हमारा 1.83। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है पाई 0। तो फोर्थ फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है पाई नॉट, जिसे कह सकते हो इज इक्वल टू एम आर टी, कैपिटल एम है यहाँ पे, बट m को हम n2 अपॉन वी भी लिखते आर टी। तो n की वैल्यू मोल्स दिए, कितने मोल्स दिए, 0.15। r की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.08205, टेम्परेचर है 273 केल्विन और वॉल्यूम हमने लिया था 1 dm³। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर होगा 3.36 atm एट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, 3.36। अभी हमें लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है, फिफ्थ वाला, I इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई 0। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू I इंटू पाई 0, हमें पाई फाइंड आउट करना है। तो I कितना था 1.83, पाई 0 कितना है 3.36। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 6.15 atm। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो सकता है, 6.15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर 0 डिग्री सेल्सियस एंड वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा 1.83। नेक्स्ट 8 नंबर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड सेम टेम्परेचर आर 0.605 atm एंड 0.245 atm। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2। तो क्या करना है हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसे हम पाई अज्यूम करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कितना है 0.605 atm। और दूसरा है यूरिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसे पाई 0 अज्यूम करेंगे 0.245 atm। और हमें क्या फाइंड आउट करना है आई। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई 0, तो पाई की वैल्यू है 0.605 और इसके 0.245। दोनों वैल्यू को अगर देखोगे लॉग टेबल से सॉल्व करोगे या डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 2.47। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वेंट ऑफ फैक्टर फॉर द CaCl2 इज 2.47। तो ये होगा 2.47। 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल है, छोटा सा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ CH3COH इज़ 1.35% डिसोसिएटेड। तो डिसोसिएशन परसेंट में दिया है, मतलब हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिए मोलैरिटी और लास्ट में उन्होंने मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वल कहने के लिए कहा है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों भी क्या होंगे 0.1 मोल पर केजी। मोलल मतलब मोल पर केजी होता है। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, परसेंट डिसोसिएशन कितना है 1.35। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा 1.35 डिवाइड बाय 100, तो ये बन जाएगा 0.0135। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। उन्होंने टेम्परेचर भी दिया है शायद 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब इसमें 273.15 अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा 298.15 केल्विन, ये भी दे दिया है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू क्या है फॉर्मूला मोलैलिटी।
तो यहाँ पे हमें KF क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा वाटर के लिए। तो KF मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो होता है 1.86। यूनिट याद नहीं रहा तो भी चलेगा, वैल्यू याद रखनी। 1.86 क्या होता है, केल्विन kg पर मोल। ओके, तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है हमें। तो पहले हमारी क्वांटिटी फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आई नहीं है हमारे पास, तो हम अल्फ़ा यूज़ करके सबसे पहले आई फाइंड आउट करेंगे, फिर आई से डेल्टा TF फाइंड आउट करेंगे, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, अल्फ़ा पता है, एन पता नहीं है। तो देखो CH3COOH का कंप्लीट डिसोसिएशन अगर दिखाते हम 1 मोल का, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COO माइनस एंड H+। तो ये भी कितना होगा, 1 मोल होगा, और ये भी कितना होगा, 1 मोल होगा। तो टोटल कितने होंगे, 2। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो एन की वैल्यू मतलब क्या है, मोल ऑफ आयंस, या आयंस फॉर्म हुए ऑब्टेन फ्रॉम आयोनाइजेशन, इसका आयोनाइजेशन हुआ, ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेने के बाद जो आयन फॉर्म करते, उनके कितने मोल फॉर्म होते उसे हम क्या कहते हैं, एन। तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आयन और एक निगेटिव चार्ज आयन क्या हो रहे, फॉर्म हो रहे। तो एन की वैल्यू इसका 1 मोल और इसका 1 मोल कितने होंगे, 2। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ने मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 1 मोल डिसोसिएट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन एंड 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2। एन क्या है, मोल ऑफ आयंस ऑब्टेन फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नंबर ऑफ मोल कितने ऑब्टेन होते हैं आयन फॉर्म होने के बाद, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट। तो चलो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालते हैं, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1। सो I इज इक्वल टू अल्फ़ा +1, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी, कितनी थी, 0.0135 + 1। तो ये क्या होगा, 1.0135। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया I। अभी सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं हम। सेकंड फार्मूला यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी फ्रॉम सेकंड फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। I 1.0135, KF मैंने बोला आप लोग को याद रखो 1.86, और क्या है, M कितना है, 0.1। तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो ये होगा 0.189 केल्विन, और ये डिफरेंस है, चाहे केल्विन में लिखो या फिर डिग्री सेल्सियस में लिखो, सेम होता है डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस सेम होगा इधर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है TF। तो TF का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, T0F, एक्चुअल TF का फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये डिफरेंस है ना, इज इक्वल टू T0F माइनस TF। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये अभी कैलकुलेट की हमने, और हमारे पास डेल्टा नॉट TF भी है। तो क्या है, TF इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाली दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 0 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू है हमारी 0.189। तो इसका आंसर है -0.189। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो अभी हमने क्या कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पहला पॉइंट तो निकाल लिया। अभी हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू IMRT। तो I की वैल्यू पता है हमें 1.0135, M भी पता है 0.1, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम लेनी थी, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इनटू R की वैल्यू ये भी लर्न करके रखनी है हमें, 0.08205
5 और टेम्परेचर कितना था 298.15। तो इन सब के कैलकुलेशन आपको करने, लॉग टेबल यूज़ करो या डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। लॉग टेबल यूज़ करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का कैलकुलेशन कर लो, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तीनों का लॉग देखो, एडिशन करो, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देखो। तो उसके बाद क्या आएगा इसका आंसर, द आंसर इज 2.48 ATM। तो हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पहला हमें फाइंड आउट करना था फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसे TF से डिनोट करते, वो था -0.189 डिग्री सेल्सियस। और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, जो था पाई इज इक्वल टू 2.48 ATM। तो दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वाई। तो दो सॉल्यूशन दिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर NaCl, यहाँ पे हमें डिसोसिएशन लिखना है। NaCl Na प्लस और Cl माइनस फॉर्म करेगा। ये कितना था 0.1 मोलर, तो प्रोडक्ट भी होगा 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। इन दोनों की एडिशन करें तो कितना होगा 0.2। ओके, यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस, इसका डिसोसिएशन होगा 2Al प्लस 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 3SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पे इसका था 0.05, तो यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे 1 है, तो ये एज इट इज़ आ गया। लेकिन यहाँ पे तो 2 फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, डबल होंगे, तो ये होगा 0.1 और ये 3 टाइम होगा तो कितना होगा 0.15। अभी इन दोनों की एडिशन करें तो कितना आएगा 0.25 मोलर। तो यहीं से दिख रहा है Al2SO4 solution contain more number of particles than the NaCl solution, hence Al2SO4 thrice solution has maximum delta TF, जिसे क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इसका ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट है। So therefore freezing point depression of 0.05 molar Al2SO4 thrice solution will be higher than 0.1 molar NaCl solution because it contain more number of particle as compared to NaCl। तो इतने न्यूमेरिकल थे फ्रॉम एक्सरसाइज, सारे मैंने ले लिए। अभी आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, और होमवर्क में नीचे आंसर भी दिए, तो आप लोग आंसर क्या कर सकते हो, टैली करके देख सकते हो आपका करेक्ट है या फिर रॉन्ग आ रहा है। तो इतने जो न्यूमेरिकल है उतने सॉल्व करोगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पहले थ्योरी प्रिपेयर करो, उसके बाद ट्राई करो कि न्यूमेरिकल प्रिपेयर करो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।